मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 10 विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोडेड है एंड साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स का वीडियो भी अपलोडेड है। इस वीडियो में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने खुद ये देखा कि चैप्टर के बीच में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है एंड इन 15 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, सो वॉच दिस टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस में से पहले 5 क्वेश्चंस हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 मार्क के होते हैं, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चंस हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर 3 हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे एंड लास्ट में 2 हम केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन क्वेश्चंस ऑफ ऑल दीज टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following mirror is used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces? तो कौन से मिरर को यूज किया जाता है सोलर फर्नेसेस में लाइट को, सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए? अब सोलर फर्नेसेस क्या होते हैं? ये एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट कर दिया जाता है एंड फिर जो टेम्परेचर जनरेट होता है, जो हीट जनरेट होती है, उसको इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोलर फर्नेसेस में किस टाइप के मिरर का यूज किया जाता है सनलाइट को एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए? तो कौन से मिरर को यूज किया जाता है? कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर क्या होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं लाइट वाले चैप्टर में कि जब सनलाइट, देखो सनलाइट से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइट की रेज जब आती हैं तो कनकेव मिरर क्या करता है, उन पैरेलल लाइट की रेज को फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। एंड इसीलिए कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो सनलाइट से जो पैरेलल लाइट की रेज आती हैं, कनकेव मिरर उनको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए सोलर फर्नेसेस में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी, कनकेव मिरर, ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4.0 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज अ। तो देखो, हमें लेंस की पावर बता दी। लेंस की पावर कितनी है? -4 डायोप्टर है। हमें क्या बताना है? दैट द लेंस इज, कौन से टाइप का वो लेंस है एंड उसकी हमें फोकल लेंथ भी बतानी है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि माइनस में दी गई है पावर। कौन से लेंस की पावर माइनस में होती है? कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस होते हैं हमेशा उनकी जो पावर होती है वो माइनस में होती है। तो माइनस का साइन देख के हमें पता चल रहा है कि वो कनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी बिकॉज तभी हम अपना ऑप्शन टिक कर पाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। पावर हमें ऑलरेडी गिवन है -4 डायोप्टर, तो पावर की जगह आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 1/f। हमें f की वैल्यू चाहिए, तो ये f उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये 4 f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 बचेगा। हमें f की वैल्यू चाहिए तो -4 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो f की वैल्यू क्या आएगी? f की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय -4 एंड ये माइनस ऊपर चला जाएगा 1 के साथ। तो हमें -1/4 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो, 0 पॉइंट लगा दो तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 4 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं। सो 8 गया, कैरी यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। अब 4 5 कितने होते हैं? 4 5 देखो यहाँ पर ये 2 रिमाइंडर बच गया, तो अब हम क्या करेंगे? 0 में लगाना पड़ेगा, 0 लगा दिया। अब 4 5 कितने होते हैं? 4 5 होते हैं 20, तो ये रिमाइंडर अब 0 आ गया। सो 0.25 मीटर, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि जब पावर डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। तो पावर हमें डायोप्टर में गिवन है, तो जो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो मीटर में आएगी। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है? 0.25 मीटर। लेकिन हमें ऑप्शंस में जो फोकल लेंथ गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.25 मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कनकेव लेंस है
एंड उसकी फोकल लेंथ कितनी है -25 सेंटीमीटर है, बिकॉज ऑब्वियसली कनकेव लेंस की पावर माइनस में होती है, फोकल लेंथ भी माइनस में ही होती है ना। यहाँ पर ये -1/4 था, तो डिवाइड करेंगे तो -25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर थी, उससे हमने फोकल लेंथ निकाल ली एंड साइन देख के हमें पता चल गया कि ये कनकेव लेंस है, ठीक है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। ओके, सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। सो थर्ड क्वेश्चन है, द इमेज शोज द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब, व्हाट कॉजेज द रे ऑफ लाइट टू डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो हम देखो लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं कि जब भी एक ग्लास स्लैब होता है एंड उसमें से लाइट रे जब पास करती है तो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ होता है ना, उसमें डेविएशन आ जाती है, ठीक है। ये लाइट की रे थी, इसका ओरिजिनल पाथ होना क्या, ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ये डॉटेड लाइन, लेकिन यहाँ पर ग्लास स्लैब आ गया बीच में, तो इस वजह से ये जो लाइट का जो पाथ है वो डेविएट हो गया एंड ग्लास स्लैब से बाहर जो लाइट की रे है वो यहाँ से निकली है। तो ये जो डेविएशन आता है लाइट के पाथ में, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, सो वो आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट में चेंज होता है, इस वजह से डेविएशन आ रहा है, नहीं। अगर लाइट ज्यादा हो कम हो उससे रिफ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत है, चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट, चाहे एक रे आए लाइट की या फिर ज्यादा रेज आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है हमें उसका रीजन यहाँ पर बताना है, ठीक है। जो रे की लाइट में जो रे ऑफ लाइट की पाथ में डेविएशन हो रहा है इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। डेविएशन ये क्यों हो रहा है ये हमें बताना है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, क्या विंड फ्लो की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इस वजह से जो लाइट का पाथ है वो डेविएट हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तेज हवा चलेगी तो क्या फिर लाइट का पाथ बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, क्या एयर का टेम्परेचर जब बढ़ता है या घटता है तो लाइट की पाथ में कोई चेंज आता है, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा गर्मी होती है तो लाइट का पाथ अलग थोड़ी होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर के टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट का पाथ चेंज होगा या नहीं, ठीक है। चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जो मीडियम की डेंसिटी में चेंज आता है ना उस वजह से लाइट का जो पाथ है वो उसमें डेविएशन आती है, ठीक है। जो रेयरर मीडियम होते हैं, देखो यहाँ पर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो रेयरर मीडियम होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है एंड डेंसर मीडियम होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जब मीडियम में चेंज आता है इस वजह से लाइट की पाथ में डेविएशन आता है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि पहले जो लाइट की रे है ये एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब ग्लास स्लैब आ गया तो मीडियम चेंज हुआ ना, क्योंकि अब जो लाइट की रे है वो एयर से ग्लास में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट की पाथ में यहाँ पर डेविएशन आया। फिर ग्लास से जो लाइट की रे है वो ग्लास से दोबारा एयर में आई तो दोबारा डेविएशन आएगा, ठीक है। तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम की डेंसिटी में चेंज हो रहा है, इस वजह से लाइट के पाथ में डेविएशन आता है, ठीक है। एक रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट की रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, एंड जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट की रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। एंड रेयरर मीडियम में जो लाइट की रे है वो ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी एंड डेंसर मीडियम में लाइट की रे कम स्लो ट्रैवल करेगी, ठीक है। बिकॉज डेंसिटी अगर कम होगी तो लाइट विल ट्रैवल फास्ट एंड इफ डेंसिटी विल बी मोर, ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी मोर ऑफ द मीडियम, देन लाइट विल ट्रैवल स्लो एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, very near to the focus of the reflector, between the focus and the center of curvature of the reflector, या फिर at the center of curvature of the reflector। तो देखो जो टॉर्चेस होती हैं, सर्च लाइट्स होती हैं, हेडलाइट्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहां से लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है, तो रिफ्लेक्टर होता है। तो बल्ब को रिफ्लेक्टर के कहां पर रखा जाता है, सो ये हमसे पूछा है कि सर्च लाइट्स, टॉर्चेस में, हेडलाइट्स में जो बल्ब होता है ना उसको रिफ्लेक्टर के कहां पर रखा जाता है, उसके फोकस के बिल्कुल पास में या फिर कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा जाता है, क्या लोकेशन होती है बल्ब की टू द रिफ्लेक्टर, ये हमसे पूछा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। जो बल्ब होता है ना उसको रिफ्लेक्टर के फोकस के बिल्कुल पास में, बहुत पास में रखा जाता है, क्यों,
ताकि अगर देखो बल्ब को हम बिल्कुल फोकस के पास रखेंगे, वेरी नियर टू द फोकस रखेंगे, तो जब लाइट की रेज रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेंगी, तो जो लाइट की रेज बाहर आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, कंसंट्रेटेड होंगी। जो लाइट की रेज होंगी वो पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एंड वो ऐसे कंसंट्रेटेड होंगी, है ना। टॉर्चेस से जो लाइट की रेज बाहर आती हैं, सर्च लाइट्स या हेडलाइट से जो लाइट की रेज बाहर आती है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होती है एंड पैरेलल होती हैं। तो ऐसा कब होगा, जब बल्ब को रिफ्लेक्टर के फोकस के पास में रखा जाएगा, बिकॉज हम रे डायग्राम्स में पढ़ चुके हैं कि जब कनकेव मिरर होता है एंड ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो लाइट की रेज कैसी आती है, लाइट की रेज पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बल्ब को फोकस के पास इसलिए रखते हैं ताकि जब लाइट की रेज रिफ्लेक्टर पर पड़े, क्योंकि रिफ्लेक्टर का कनकेव मिरर जैसा होता है, तो जो लाइट की रेज होंगी वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जाएंगी एंड कंसंट्रेटेड पैरेलल लाइट की रेज टॉर्चेस से, सर्च लाइट से बाहर आएंगी। इसीलिए रिफ्लेक्टर को कहाँ रखा जाता है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो आपने देखा होगा कि व्हीकल्स के साइड में क्या रियर व्यू मिरर होते हैं, तो उस रियर व्यू मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है, क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियर व्यू में कौन से मिरर का यूज किया जाता है। तो रियर व्यू के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज उनका एक वाइड एंगल ऑफ रेंज होती है, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, बिकॉज कन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड इमेजेस बनती है ना। ये हम ऑलरेडी रे डायग्राम से पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेजेस बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, तो इस वजह से ज्यादा एरिया कवर होता है कन्वेक्स मिरर में, इसीलिए रियर व्यू में कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। अब कन्वेक्स मिरर की मैग्निफिकेशन हमसे पूछी है, तो देखो कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, लेस देन 1 होगी, बिकॉज हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट के सेम साइज की इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 होती है, जब ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होती है, एंड जब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होती है। तो कन्वेक्स मिरर में तो डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है ना, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 1 से कम होगी। सो द करेक्ट आंसर इज लेस देन 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, लेस देन 1। कन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो 1 से कम होती है, बिकॉज उसमें डिमिनिश्ड इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे 1-1 मार्क के थे। अब हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के होते हैं, 2 या 3 मार्क्स के होते हैं। तो नाउ वी विल डू 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर अवे इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो देखो एक मैन है, एक इंसान है, वो प्लेन मिरर के 10 मीटर आगे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। देखो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक मैन है एंड वो इस प्लेन मिरर के 10 मीटर आगे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है वो, ओके, यहाँ पर वो मैन खड़ा है। ठीक है, देन हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो इस मैन को कितना वॉक करना चाहिए, कितना डिस्टेंस, कितने मीटर वॉक करना चाहिए कि इस मैन एंड इसकी इमेज में सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस रह जाए। देखो अभी यहाँ पर 10 मीटर दूर खड़ा है प्लेन मिरर से, तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसकी इमेज भी प्लेन मिरर के 10 मीटर अंदर बनेगी, 10 मीटर इस साइड बनेगी, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। बिकॉज हमें पता है प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना आप उसके आगे खड़े होगे उतने ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। अगर आप प्लेन मिरर के 10 मीटर आगे खड़े हो तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के 10 मीटर ही पीछे बनेगी। तो देखो ये प्लेन मिरर है, ये इसके 10 मीटर आगे खड़ा है, तो इसकी इमेज भी 10 मीटर पीछे बनेगी। तो इसकी इमेज एंड इस मैन के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 20 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये इंसान, ये मैन एंड इसकी इमेज के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो 5 मीटर का डिस्टेंस कब होगा, इसको कितना डिस्टेंस वॉक करना चाहिए कि ये इंसान एंड इसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर होना चाहिए। देखो अगर ये मैन यहाँ पर खड़ा हो एंड अगर इसके प्लेन मिरर एंड इस मैन के बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस हो, तब इसकी इमेज भी यहाँ पर 2.5 मीटर पीछे बनेगी एंड तब इमेज एंड मैन में कितना डिस्टेंस रह जाएगा, 5 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। जब ये मैन
प्लेन मिरर के 2.5 मीटर आगे खड़ा होगा तो इसकी इमेज भी 2.5 मीटर पीछे बनेगी। तो इमेज और मैन में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 प्लस 2.5 टोटल 5 मीटर हो गया। तो इस इंसान को, इस मैन को प्लेन मिरर के 2.5 मीटर आगे खड़ा होना चाहिए ताकि इसकी इमेज 2.5 मीटर पीछे बने एंड मैन और इमेज में जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो जाए, बिकॉज यही हमें चाहिए कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर होना चाहिए। तो अब इस मैन को कितना डिस्टेंस वॉक करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये 10 मीटर पीछे खड़ा है, 10 मीटर आगे खड़ा है मिरर के, एंड होना चाहिए ये 2.5 मीटर आगे ताकि इमेज एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर हो जाए। तो 2.5 मीटर आगे इसको खड़ा होना चाहिए प्लेन मिरर के, लेकिन ये 10 मीटर आगे खड़ा है, तो कितना डिस्टेंस इसे वॉक करना चाहिए, 10 माइनस 2.5 कर दो, तो 10 माइनस 2.5 कितना होता है, 7.5 होता है। तो इस मैन को, इस इंसान को 7.5 मीटर वॉक करना चाहिए, तब ये यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर, एंड तब इसकी इमेज एंड इसमें 5 मीटर का डिस्टेंस रह जाएगा। सिंपल है, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर वही आंसर में एक्सप्लेन किया गया है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द मिरर इज 10 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड हिज इमेज इज 10 प्लस 10 20 मीटर। ये 10 मीटर आगे खड़ा है, तो इस इंसान की एंड इसकी इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस 10 20 मीटर है, बिकॉज इमेज भी तो 10 मीटर पीछे ही बनेगी ना। तो टोटल डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में 20 मीटर। एज इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, distance between the man and his image is 5 meter when the man is 2.5 meter away from the mirror। 5 मीटर कब होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, जब जो मैन है वो 2.5 मीटर आगे खड़ा होगा प्लेन मिरर के, ठीक है। So therefore the man has to walk 10 minus 2.5 meter is equal to 7.5 meter towards the mirror। तो इस मैन को 7.5 मीटर वॉक करना चाहिए मिरर के टूवर्ड्स, मिरर की तरफ, ताकि 2.5 मीटर का डिस्टेंस रह जाए, एंड देन उस मैन एंड उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो, ठीक है। तो ये इसका पूरा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको जो प्लेन मिरर है उसके कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। प्लेन मिरर में देखो मैग्निफिकेशन कितनी होती है, +1 होती है, जो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनती है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस भी इक्वल होता है, जितना आप आगे प्लेन मिरर के खड़े होगे उतने ही पीछे इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यू और वी की जो वैल्यू होती है वो भी इक्वल होती है प्लेन मिरर में, ठीक है। एंड प्लेन मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब जो आपका लेफ्ट है वो प्लेन मिरर में राइट दिखेगा एंड जो आपका राइट है वो लेफ्ट दिखेगा, तो ये भी होता है। तो प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बीच में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1.4 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें लाइट की स्पीड बता दी वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब जब कोई भी मीडियम नहीं होता है, ठीक है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, यहाँ पर हमें नाम नहीं बताया, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हमें दे रखी है, 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, of a medium is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। ये एक रेशो होता है, किसके बीच का रेशो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको निकालना है वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको क्या करना है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिवाइड कर दोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, एंड फिर जो रेशियो आएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि हमें एक मीडियम दे रखा है, उसमें हमें स्पीड ऑफ लाइट बता दी, वैक्यूम में हमें स्पीड ऑफ लाइट बता दी, अब हमें इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है n = स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम है, ठीक है।
तो वैक्यूम में हम स्पीड की लाइट को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं एंड किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड n होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो अब हम उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, n इज इक्वल टू c/v। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलरेडी दे रखी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वो जो मीडियम है उसमें भी हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 1.4 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा 3/1.4 बिकॉज ये 10⁻8 एंड ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो 3/1.4 एंड इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 2.14। तो ये जो 2.14 है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, उस मीडियम का। उस मीडियम का हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है जिसकी हमें यहाँ पर स्पीड दी हुई है, ठीक है। सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 2.14 ऑफ दैट मीडियम, जो भी वो मीडियम है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेते हैं, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी दो मीडियम्स होते हैं एंड एक के रिस्पेक्ट में एक का हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। एंड जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम निकाल रहे होते हैं तब उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख सकते हो, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हम दे देंगे, ओके। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। सो थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर्स, ड्रॉ रे डायग्राम। सो ये यहाँ पर रेडियो डायग्राम लिखा है, रे डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उसकी 2 प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है एंड इसके लिए हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, बहुत ईजी है ना। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें कैसी इमेजेस बनती है, देखो सबसे पहले तो कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनती है, मतलब छोटी साइज की बनती है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटे साइज की इमेज बनती है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ठीक है। एंड जो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब वर्चुअल होती है, मतलब एक्चुअल में इमेज नहीं बनती है, लाइट की रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती है, वर्चुअल इमेज बनती है एंड इरेक्ट होती है, मतलब सीधी इमेज बनती है, ठीक है। देखो कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो पैरेलल लाइट की रेज आती हैं एंड जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है, एंड फोकस कहाँ है, मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है। तो मिरर के पीछे जब भी इमेज बनती है तो वर्चुअल इमेज बनेगी एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब कहाँ पर बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब फोकस है एक पॉइंट पर बनेगी तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी एंड मिरर के पीछे बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी होगी। दूसरा केस होता है कन्वेक्स मिरर में कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी एंड पोल किसी के भी बीच, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी है, ठीक है। इन्फिनिटी एंड पोल कहीं पर भी है बीच में, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, फोकस पर हो, कहीं पर भी हो। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर भी है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में है, तब इमेज कहाँ बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। फोकस कहाँ पर है कन्वेक्स मिरर का, मिरर के पीछे है, तो फोकस एंड पोल के बीच में बनती है, यहाँ पर बन रही है। तो अभी भी जो इमेज है वो मिरर के पीछे ही बन रही है, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है एंड जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। तो यही 2 प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड इन द कन्वेक्स मिरर की जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब डिमिनिश्ड। एंड ये रे डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 ही रे डायग्राम है कन्वेक्स मिरर में, तो ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, रे डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए। लाइट के चैप्टर में रे डायग्राम्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये 2 लेंस हैं एंड 2 मिरर हैं ये स्फेरिकल। तो इन दोनों के रे डायग्राम, इन चारों के रे डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए एंड बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। सो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज अ कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. What inferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm from the pole
ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखो एक कनकेव मिरर है जिसको इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है अलग अलग पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, कनकेव मिरर का जो पोल है उसके 10 सेंटीमीटर आगे रखा है, ठीक है। एंड उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर बता दिया। हमें पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है कि जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर बनेगी, पोजीशन, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगी वो उसका साइज क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या फिर इक्वल साइज की बनेगी, तो साइज हमें पता करना है। नेचर ऑफ द इमेज, जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमें नेचर ऑफ द इमेज पता करना है। एंड हमें इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे, इमेज डिस्टेंस दे देंगे, फोकल लेंथ बता देंगे, फिर आपको v या फिर u की वैल्यू निकालनी होगी, देन आपसे नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज सब कुछ पूछेंगे एंड उसके लिए रे डायग्राम बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन कम इन योर एग्जाम्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। ये कनकेव मिरर है, दिस इज द कनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका पोल है, ये फोकस है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। रफ डायग्राम है। तो यहाँ पर हमें पहले ही फोकल लेंथ बता दी है। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर आगे रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, ठीक है। फोकस से पहले, फोकस और पोल के बीच में, बिकॉज ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, उसका साइज एंड नेचर सब कुछ पता करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है। -10 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि मिरर के आगे रखा है, ऑब्जेक्ट को आगे रखा है ना, तो इस साइड साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब हम यहाँ पर लेफ्ट साइड कुछ भी आगे ऑब्जेक्ट रखा होता है या फिर इमेज होती है तो उसको हम हमेशा नेगेटिव में लेंगे। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वैसे भी हमेशा नेगेटिव में ही होता है, तो u की जो ये वैल्यू है ये माइनस में होगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन हमें फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ भी माइनस में ही होगी बिकॉज कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती ही नेगेटिव है, बिकॉज वो मिरर के इस साइड है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव में वैल्यू होगी। तो फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। इमेज डिस्टेंस से ही हमें नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज सब कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये होता है मिरर फॉर्मूला, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1/u को उस साइड भेज देंगे बिकॉज u और f की वैल्यू हमारे पास है, तो उसको उधर भेज देंगे। तो ये 1/f तो एज इट इज रहेगा एंड ये +1/u जब इस साइड आएगा तो ये -1/u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये -1/u। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/v की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ कितनी है, -15, तो 1/-15, ठीक है, 1/-15, ठीक है। देन -1/u की वैल्यू कितनी है, -10 है, ये हो जाएगा -10। तो देखो माइनस माइनस, देखो 1/-15 -1/-10, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा +1/10 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया 1/-15 + 1/10। अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। सो द एलसीएम विल बी 30। तो 1/v = एलसीएम हमने निकाल लिया 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है इसको हम न्यूमरेटर के साथ भेज देंगे बिकॉज हमें पता है कि जब माइनस डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम न्यूमरेटर के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर के साथ माइनस लग जाएगा एंड ये 15 एज इट इज रहेगा। तो 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। अब 15 की टेबल में 30 को आता है 2 की टेबल पे, एंड 2 × -1 कितना होता है, -2 होता है। तो ये हो जाएगा -2। फिर प्लस 10 की टेबल में 30 कब आता है,
3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है, सो -2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 + 3 कितना होता है 1 होता है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1/30। तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ गई 1/30। हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आएगी, ये रेसिप्रोकल होने के बाद 30 आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट क्या है सारी सेंटीमीटर में, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनी है उस ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ पर बनी है, वो मिरर के 30 सेंटीमीटर आगे बनी है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि v की वैल्यू पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, इसका क्या मतलब है कि जो इमेज बनी है वो मिरर के आगे बनी है, मतलब मिरर के पीछे बनी है एक टाइप से। देखो ये आपका कनकेव मिरर था, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट है ना, फोकस एंड पोल के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इस साइड अगर डिस्टेंस हम लेंगे तब नेगेटिव में होता है, एंड इस साइड जब हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में आया, मतलब इमेज कहाँ पर बनी है, यहाँ पर बनी है, तो 30 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनी है ना, मिरर के पीछे बनी है, एंड मिरर के पीछे जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है ना, वर्चुअली होती है, एंड वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं। तो हमें नेचर यहाँ पर इमेज की पोजीशन से ये पता चल गया कि इमेज बनी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कहाँ पर 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। फिर है साइज ऑफ द इमेज। अब साइज ऑफ द इमेज हम कैसे निकालेंगे, हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, तो अभी मैग्निफिकेशन निकालेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ द इमेज बता देते हैं। तो नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज हमें पता है कि जो मिरर है, जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें साइज ऑफ द इमेज निकालना है। साइज ऑफ द इमेज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होते हैं, एक इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला, एक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट तो यहाँ पर दी नहीं हमें, तो यहाँ पर हम -v/u वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो v की वैल्यू कितनी है 30 है, तो -v मतलब -30, ठीक है, -30 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू थी -10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनी है, 3 टाइम्स बिगर बनी है, ठीक है। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जब 1 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, इनलार्ज्ड इमेज बनी है। अब मैग्निफिकेशन 3 आई है, मतलब 3 टाइम्स बड़ी इमेज बनी है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन से हमें साइज ऑफ द इमेज का पता चल जाता है। सो साइज ऑफ द इमेज क्या है, 3 टाइम्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया साइज ऑफ द इमेज, ओके। तो यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, हमने पोजीशन ऑफ द इमेज निकाली, उसी से सब कुछ हमें मिल गया। अब रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर ए है पोजीशन ऑफ द इमेजेस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये सारे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं ABC के, यहाँ पर ये आंसर्स हैं। साइज ऑफ द इमेज है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। अब रे डायग्राम देख लो, यहाँ पर देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस एंड पोल के बीच में, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर थी एंड ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर था। तो हमने जब v की वैल्यू निकाली तो क्या आया 30 सेंटीमीटर आया, मतलब जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनी है, तो यहाँ पर बनी है इमेज। एंड अब मिरर के पीछे इमेज बनी है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है, बिकॉज लाइट की रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। एंड इनलार्ज्ड इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन से हमें पता चला कि 3 गुना बड़ी इमेज बनी है, ठीक है। एंड ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो ये रे डायग्राम भी हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रे डायग्राम्स में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेज है उनको डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेज कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दिस वाज द 4th क्वेश्चन, ये हमारा 4th शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो द 5th क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज
2.42। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, यहाँ पर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है एयर के रिस्पेक्ट में कितना 1.33, एंड ऐसे ही डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में कितना 2.42। तो ये वाटर एंड डायमंड के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिकॉज हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका, है ना। तो यहाँ पर ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर के रिस्पेक्ट में है, सो ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, एंड ऐसे ही ये डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमसे ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं ए एंड बी। तो ए इज इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। तो कौन से मीडियम में जो लाइट है वो फास्ट मूव करेगी, तेज मूव करेगी, वाटर में या फिर डायमंड में। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब जो लाइट है वो उसमें स्लो मूव करेगी, एंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, तो उस मीडियम में जो लाइट की रे है वो तेज मूव करेगी। तो ये हमें देख के पता ही चल रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वाटर में जो लाइट की रे है वो ज्यादा फास्ट मूव करेगी, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट है, लाइट की जो स्पीड है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी वो मीडियम है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा उस मीडियम का। ठीक है, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन डायमंड। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो डायमंड में जो स्पीड होगी लाइट की वो कम होगी, लेस होगी। सो लाइट विल मूव फास्टर इन वाटर, सिंपल। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में डायमंड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो जब ऐसे हम किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना तो इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन जब हम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायमंड का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम 1, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब जिस मीडियम का आप निकाल रहे हो। ठीक है, दोनों की स्पीड को हम डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, तो देखो लेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है VW। ठीक है, V हो गया वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए, एंड W हो गया वाटर के लिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VW से। ठीक है, एंड डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VD से। ठीक है, डायमंड में जो लाइट की स्पीड है उसको हमने मान लिया VD। तो दोनों में हम स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, बिकॉज यहाँ पर हम डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो जिसका हम निकाल रहे होते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो डायमंड का हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में, सो द फॉर्मूला विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो ये हो गया हमारा। तो एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पर n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू VW डिवाइडेड बाय VD, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब देखो हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है कि वाटर में स्पीड की लाइट की क्या स्पीड है एंड डायमंड में लाइट की क्या स्पीड है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, तो कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये जो VW है एंड VD है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे C से। C क्या होता है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, तो दोनों को अगर हम C से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, बिकॉज दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने C से डिवाइड कर दिया। अब जब हमें C से डिवाइड कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। देखो ये VW डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी होती है, ये है 1/1.33, ये जो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल है।
बिकॉज वाटर का जब आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है C/V/W, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया VW/C। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है, तो यहाँ पर ये उसका रेसिप्रोकल है 1/1.33। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1/1.33। ठीक है, डिवाइडेड बाय ऐसे ही स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड डिवाइडेड बाय C। तो ये क्या है, ये डायमंड में जो डायमंड का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल है, बिकॉज डायमंड के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V/D, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी उल्टा हो जाएगा। तो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा 1/2.42। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करते हैं तो इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2.42 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1 से कैंसिल एंड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया 2.42 डिवाइडेड बाय 1.33, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.42 को जब 1.33 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा 1.82 आएगा। तो ये 1.82 क्या है, ये 1.82 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.82। ठीक है, तो ये डायमंड का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक टाइप से। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है लेकिन रिलेटिव ये है, ये हमने वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था, बहुत ईजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। सो हमने सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। 3 हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट्स हैं A एंड B, तो दोनों को रीड करते हैं। A इज अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल as well as virtual image of an object placed in front of it. Draw ray diagrams to justify this statement. तो एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड वो जो फोकल लेंथ है वो एक रियल इमेज भी एंड वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रे डायग्राम्स बना के इसको जस्टिफाई करना है एंड हमें बताना है कि कैसे कनकेव मिरर रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो हमें पता है कि कनकेव मिरर रियल इमेजेस भी प्रोड्यूस करता है एंड वर्चुअल इमेजेस भी प्रोड्यूस करता है। जो लास्ट 6 रे डायग्राम्स हमने डिस्कस किए थे, तो पहले जो 5 रे डायग्राम्स थे उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, एंड जो लास्ट वाला डायग्राम था उस रे डायग्राम था उसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो अब हमें एग्जांपल देके समझाना है कि कैसे रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों प्रोड्यूस होती है कनकेव मिरर में। ठीक है, फिर आगे का बी पार्ट हम रीड करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट कर लेते हैं। सो अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ द मिरर। जब हम कनकेव मिरर के फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तब क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। जैसे यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब जो लाइट की रेज है वो पैरेलल आएंगी तो वो फोकस से पास होंगी, एंड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से जा रही हैं जो वो इसी पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कहाँ पर मीट करेंगी, यहाँ मीट करेंगी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है, लाइट की रेज एक्चुअली में क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट की रेज एक्चुअली में मीट करती हैं। ठीक है, एंड रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो लाइट की रेज है ये एक्चुअल में यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो रियल इमेज बनी है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक है, इस केस में जब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो एक केस ये हो गया, एंड इसका हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा दिया। अब वर्चुअल इमेज कब बनती है, तो वर्चुअल इमेज, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। जब मिरर के पोल एंड फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तब वर्चुअल इमेज बनती है। कैसे, देखो ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस एंड पोल के बीच में। तो अब देखो जो लाइट की रेज है वो यहाँ पर सीधा पोल पर जाएंगी, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ये जो लाइट की रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल है ना, यहाँ से ये लाइट की रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दूसरी जो लाइट की रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आ रही है ऑब्जेक्ट के,
तो यहाँ पर ये इसी पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। अब हमें पता है कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कभी आगे तो मीट करेंगी ही नहीं, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं। अब मान लो दो लाइट की रेज है, वो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो क्या वो कभी मीट करेंगे किसी पॉइंट पर? नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आगे तो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन इन रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम मिरर के पीछे एक्सटेंड करें ना, तो ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, मिरर के पीछे मीट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही ना। ये हमारी इमेजिनेशन है, जस्ट हमने अपनी इमेजिनेशन के लिए इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड किया, तब जाके ये मीट कर रही हैं। मीट तो कर रही हैं तो इमेज तो बनेगी, बिकॉज लाइट की रेज क्या मीट कर रही है तो इमेज बन जाएगी, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज लाइट की रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट की रेज मीट कर रही हैं, जिस वजह से वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, एंड देख लो यहाँ पर मिरर के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल इमेज ही है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है तब वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव मिरर के केस में। तो ये हमने लिख के भी समझा दिया एंड आपने ये रे डायग्राम्स भी ड्रॉ कर दिए। तो ये हमने ए पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जो बाहर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, ये तो कनकेव मिरर है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन कन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ मुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, मतलब कन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितनी दूर रखा है? 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में ही होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें बता दिया -10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ भी कितनी है? फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है? फोकस पे ही रखा है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की हमें फोकल लेंथ बता दी 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया वो भी 10 सेंटीमीटर ही है। तो अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस, हमें फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन था? हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे रखा है कन्वेक्स मिरर के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ भी हमें कितनी दी हुई थी? फोकल लेंथ भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर ही है। अब हमेशा कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में होती है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है, इस वजह से फोकल लेंथ प्लस में होती है। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इमेज की पोजीशन निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे हम? मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इस 1/u को हम उस साइड भेज देंगे, तो ये 1/f एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी -1/u। अब इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो 1/v की क्या वैल्यू आएगी? f की वैल्यू कितनी है? 10 है, सो 1/10 हो गया। ठीक है, माइनस, अब u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है -10, तो ये हो जाएगा 1/-10। अब माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/10। ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर ही सकते हैं। डिनोमिनेटर में 10 है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 1/v की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, सो ये आ जाएगा 2/10। और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1/5 आ जाएगा। तो हमारे पास 1/v की वैल्यू आ गई 1/5। हमें क्या चाहिए? v की वैल्यू चाहिए, इमेज डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है? कन्वेक्स मिरर के 5 सेंटीमीटर पीछे बनी है। देखो मैं आपको इमेज बना के भी यहाँ पर डायग्राम से भी समझा देती हूँ। देखो ये, इसको आप नोट डाउन कर लो। मान लो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये फोकस है, फोकस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या मिला है? हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पता, सॉरी यहाँ पर फोकस नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, फोकस यहाँ पर नहीं होता है। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा मिरर के पीछे होता है। ठीक है, मिरर के पीछे होता है। वेरी सॉरी, मैंने पीछे भी ये मिस्टेक कर दी, मैंने बोल दिया कि फोकस पे रखा था, फोकस पे नहीं रखा था, वो फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखा था। फोकस तो मिरर के पीछे होता है कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर होगा एंड इसका जो डिस्टेंस है वो भी 10 सेंटीमीटर है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही रखा है। तो अब इमेज कहाँ बन रही है? इमेज डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर पीछे बन रही है मिरर के, तो यहाँ पर बन रही है, मतलब पोल और फोकस के बीच में बन रही है। ठीक है, एंड मिरर के पीछे है तो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। लेकिन हमें यहाँ से अभी हमें क्वेश्चन में वो नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है। सो वेयर इज द इमेज फॉर्म? 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द फोकस एंड द पोल। सिंपल।
ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें हमने कनकेव मिरर का भी देख लिया, कन्वेक्स मिरर का भी देख लिया। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होते हैं ये 5 या 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो देखो यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं हर एक केस। टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो देखो आपको यहाँ पर रे डायग्राम्स बनाने हैं, जो हर एक केस का जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग अलग प्लेसेस पे रखा जाएगा एंड उस हिसाब से आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। तो ए पार्ट में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, तो तब कैसे इमेज बनेगी उसका रे डायग्राम आपको बनाना है एंड उसके बारे में लिखना है। तो ऐसे आपके ये 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के, अलग अलग प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट को रखा है एंड उस हिसाब से आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है। तो देखो ये रे डायग्राम है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज f1 f2, दिस इज 2f1, दिस इज 2f2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो अब इमेज कहाँ बनेगी। देखो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल लाइट की रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमें पता है कि क्या होगा कि वो फोकस से पास होगी। एंड कौन सा वाला फोकस, जो लेंस की दूसरी साइड प्रेजेंट है। ये हम ऑलरेडी रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब पैरेलल लाइट की रे आती है ऑब्जेक्ट से तो वो फोकस से पास करती है, तो ये फोकस से पास कर जाएगी। अब दूसरी जो लाइट की रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट की रे पास करती है वो उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाती है, ये भी हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं। जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो क्या कभी डाइवर्ज करने वाली रेज मीट करेंगी? अगर दोनों रेज ऐसे जा रही हैं तो कभी वो मीट तो नहीं कर सकती। तो अगर ये रेज मीट नहीं करेंगी तो फिर इमेज कैसे बनेगी? देखो ये रिफ्रैक्टेड रेज आगे की तरफ तो कभी भी मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, लेंस के पीछे एक्सटेंड करें, तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, ठीक है। अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट की रेज है ये पीछे मीट कर रही हैं एंड यहाँ पर ये मीट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। लेकिन जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज एक्चुअल में तो रेज यहाँ पर मीट नहीं कर रही ना, हमें ऐसा लग रहा है कि जो लाइट की रेज है वो मीट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। एंड इमेज बनी कहाँ पर है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो 2f1 है उसके पीछे बनी है, सो बियॉन्ड 2f1 बनी है। कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। साइज क्या है इसका? इनलार्ज्ड इमेज बनी, बिकॉज देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना है एंड इमेज इतनी बड़ी बनी है, तो इनलार्ज्ड इमेज बनी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया एंड इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन भी दे दोगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे बनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर। AB इज द ऑब्जेक्ट एंड A', B' इज द इमेज। एंड ऑब्जेक्ट का नाम था AB एंड इमेज को हमने नाम दे दिया A', B'। द इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड, बड़ी इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड इट साइन विल बी पॉजिटिव। जब इनलार्ज्ड इमेज बनती है तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा आती है, एंड वर्चुअल इमेज बनी है इसलिए मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के आगे कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये हमें बताना है। तो देख लो रे डायग्राम, देखो रे डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये आपका कनकेव लेंस है, ठीक है, दिस इज द कनकेव लेंस एंड यहाँ पर कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है।
2f1 और f1 के बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इससे ये पैरेलल लाइट की रेज आ रही है, तो ये जो पैरेलल लाइट की रेज है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट भी कैसे होगी? ये रिफ्रैक्ट होगी फोकस की डायरेक्शन में, है ना। हमें पता है कि लेंस में जो लाइट की रेज होती है वो रिफ्रैक्ट होती हैं, एंड कनकेव लेंस में जो लाइट की रेज है वो डाइवर्ज होती हैं, मतलब ऐसे दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, जबकि कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज होती हैं। तो ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ये फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। फोकस ये है, इसी के डायरेक्शन में ये डाइवर्ज होंगी, ठीक है। अब दूसरी लाइट की रे है, हमें पता है वो ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन की में जा रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई लाइट की रे पास करती है तो वो सीधा चली जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है। तो अब ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये आगे तो कभी मीट करेंगी नहीं, तो इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो ये लाइट की रे ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन अगर इस वाली को हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ इमेज बनेगी। लेकिन एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही ना, हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ा। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे एक्सटेंड होंगी एंड यहाँ पर ये मीट करेंगी, इसलिए जो इमेज है वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। एंड जो इमेज का साइज है वो कैसा है? बहुत छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है, ठीक है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। एनीवेयर का मतलब होता है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पर बनी है? इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनी है इमेज, ठीक है, इन दोनों के ये बीच में बनी है, यहाँ पर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। देन यहाँ पर ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। द इमेज इज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी, बिकॉज डिमिनिश्ड इमेज है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, इसलिए पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। अब सी केस देखते हैं। सो एट 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, जब कन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f1 पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो ये तो सबसे इजी और सबसे सिंपल केस है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसकी इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी? दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जो लेंस की दूसरी साइड है, ठीक है। ये इतना इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये 2f1 पर लोकेटेड है, तो इससे ये पैरेलल लाइट की रे है, ये फोकस से पास हो जाएगी, ये दूसरी लाइट की रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, एंड ये दोनों मीट करेंगी 2f2 पर, मतलब दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज कैसी बनी है? रियल बनी है, बिकॉज लाइट की रेज मीट कर रही है, इन्वर्टेड बनी है, एंड जो साइज है वो सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट इमेज का जो साइज है वो सेम है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज। ये यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है, इस पर ध्यान मत दो, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। तो ये थर्ड केस था, ये सी वाला केस था कि जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, लेकिन दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हमने सेकंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज -1 if the distance of the image from the optical center of the lens is 25 centimeter, where is the object placed? ठीक है, यहाँ पर हमें बता दिया है कि इमेज की मैग्निफिकेशन कितनी है? मैग्निफिकेशन है -1, जो कि एक लेंस से बन रही है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है लेंस में, एंड उस इमेज की हमें मैग्निफिकेशन बता दी कितनी? -1 है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और वो जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, उससे इमेज का डिस्टेंस कितना है? इमेज का डिस्टेंस हमें बता दिया है 25 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस बताया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं। इमेज डिस्टेंस बता दिया 25 सेंटीमीटर। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये हमें बताना है। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड हमें जो लेंस है उसका नेचर फाइंड आउट करना है एंड उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और फिर आगे क्या लिखा है? इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड? एंड देन फिर उस ऑब्जेक्ट को हम 15 सेंटीमीटर और लेंस की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो फिर इमेज कहाँ पर बनेगी, ये भी हमसे पूछा है, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, फिर हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इतने पार्ट को, इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करके हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी उस लेंस की, एंड हमें नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है ना, ये गलत हो रखा है। तरीका तो सही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज गलत ले लिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यूज नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। मैं आपको अलग से सोल्यूशन करके खुद दिखा देती हूँ, ठीक है।
तो देखो मैग्निफिकेशन हमें दी हुई है लेंस की -1 एंड हमें क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू इट। तो देखो हमें क्या दिया है, मैग्निफिकेशन दी है। मैग्निफिकेशन कितनी है, मैग्निफिकेशन है -1 एंड हमें इमेज डिस्टेंस कितना दिया था, 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर है, मतलब लेंस की दूसरी साइड बनी इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास v की वैल्यू है, m की वैल्यू है, हमें u की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस के केस में v/u, हमें पता है लेंस के केस में v/u होता है फॉर्मूला, तो इसमें वैल्यू पुट करके हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, 25 है एंड u हमें निकालना है एंड m की वैल्यू कितनी है, मैग्निफिकेशन कितनी है, -1 है। हमें u की वैल्यू चाहिए तो u को हम उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू -1 कितना होता है, -u हो जाएगा। सो u जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, -u हो जाएगा। अब देखो -u मतलब u की वैल्यू कितनी है, माइनस में आएगी, तो माइनस उस साइड आ जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -25 सेंटीमीटर आई, बिकॉज ऑब्वियसली माइनस को आप इधर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -25 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, लेंस के 25 सेंटीमीटर आगे रखा है। मतलब देखो मान लो ये लेंस है हमारा, अभी हमें पता नहीं है कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, अभी हमें पता नहीं है, तो मान लो ये लेंस है, ऑब्जेक्ट हमें बता दिया था कि इमेज कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर आगे बनी है, तो इमेज तो मान लो यहाँ पर बनी है, सॉरी नीचे बनेगी इमेज मान लो यहाँ बनी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर लेंस के आगे, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा इस साइड एंड इमेज बनेगी इस साइड। जब इस साइड हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो माइनस में होता है एंड इस साइड होता है पॉजिटिव में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर है -25 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप खुद नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ये दोनों ही इक्वल है ना। देखो इमेज भी 25 सेंटीमीटर दूर बनी है लेंस से एंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कौन से केस में होता है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तब दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उसकी इमेज बनती है एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, सेम साइज होता है इमेज का, है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है, तो ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इसलिए उसकी इमेज भी क्या बन रही है, यहीं पर बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। ओके, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू पता चल गई, u की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, इट इज -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें u पता चल गया, v की वैल्यू हमारे पास है, अब हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो अब हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो हमें चाहिए f की वैल्यू, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो v की वैल्यू कितनी है, 25 है, सो 1/25 माइनस एंड u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -25, सो दिस विल बी 1/-25। अब माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +1/25। ठीक है, तो ये = 1/f। ठीक है, क्योंकि हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 1 होता है 2, तो 2/25 = 1/f। तो हमें चाहिए f की वैल्यू, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास 25/2। अब 25/2 कितना होता है, 25 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 12.5, तो 12.5 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर है एंड जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, कौन से टाइप का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है एंड कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो ये कौन से टाइप का लेंस था, कन्वेक्स लेंस था एंड द फोकल लेंथ इज 12.5 सेंटीमीटर। अब हमसे नेचर ऑफ द इमेज भी पूछा था, नेचर ऑफ द इमेज हम कैसे बताएंगे, देखो मैग्निफिकेशन देखकर ही हम नेचर ऑफ द इमेज बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, -1 है, तो माइनस कब होती है मैग्निफिकेशन, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गई। एंड साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज है इक्वल, बिकॉज यहाँ पर 1 है मैग्निफिकेशन 1 कब होती है, जब इक्वल होता है
इमेज एंड ऑब्जेक्ट का साइज, देन द मैग्निफिकेशन इज 1। एंड ये हमने देख भी लिया कि इक्वल ही था साइज ऑफ द इमेज, बिकॉज जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी, तो उस केस में इक्वल ही होता है। एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखकर भी हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, तो हमारा इतना पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। हमने फोकल लेंथ निकाल ली, नेचर ऑफ द इमेज पता हमें चल गया, इमेज हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता चल गया। अब आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, बिकॉज आगे फिर कंडीशन चेंज हो रही थी। तो आगे वो क्या बोला क्वेश्चन में, आगे बोला है इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट को हम 15 सेंटीमीटर लेंस की तरफ कर दें तो फिर इमेज कहाँ बनेगी। अब ये कंडीशन हमें दे दी, अब इसको हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे एंड देन इसका रे डायग्राम भी हमें ड्रॉ करने के लिए बोला है। सो लेट्स डू इट। ठीक है, तो अब क्या बोला हमें कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर उसने लेंस की तरफ और शिफ्ट कर दिया। तो देखो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी 12.5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है बिकॉज अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही चेंज हो गया। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं एंड अब हम सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 10 सेंटीमीटर उसने लेंस की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -25 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया, तो कितना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -10 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर अब इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें पता करना है कि इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/f, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज। सो 1/v हम निकाल रहे हैं = f की वैल्यू कितनी है, इट इज 12.5। ठीक है, फिर प्लस कितना है 1/u, u की वैल्यू कितनी है, इट इज -10, सो 1/-10। प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज साइन में अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं, तो साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ पर हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। अब यहाँ पर ये डेसिमल है, तो डेसिमल का एलसीएम निकालना तो और डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। 1/12.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/25 भी लिख सकते हैं। 2/25 को आप कैंसिल करोगे तो 1/12.5 ही आएगा, तो यहाँ पर 1/12.5 की जगह हम 2/25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना इजी हो जाएगा। तो 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 50 होता है, तो 1/v = एलसीएम आ गया 50। तो 25 की टेबल में 50 आता है, 2 ज़ा होता है 4, देन -10 की टेबल में आता है 55 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है, तो -1/50। तो हमें v की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस विल बी -50 सेंटीमीटर। तो अब हमें इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज कहाँ पर बन रही है उस ऑब्जेक्ट की, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब जो लेंस है जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड पर इमेज बन रही है, उसी साइड पर इमेज बन रही है एंड 50 सेंटीमीटर आगे बन रही है लेंस के। एंड यहाँ पर जो इमेज है वो लेंस के आगे बन रही है, तो कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, यहाँ से हमें इमेज की पोजीशन से पता चल रहा है। ठीक है, इनलार्ज इमेज बनी है, वो हमें रे डायग्राम से पता चलेगा। अब मैं आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, बिकॉज रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी बोला है। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम। तो देखो रे डायग्राम कैसे होगा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। तो अब मैं दूसरे केस की बात कर रही हूँ, जब ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट कर दिया था ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। तो जब शिफ्ट कर दिया था 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया था, 10 सेंटीमीटर हो गया था ऑप्टिकल सेंटर के अंदर। तो फोकल लेंथ ही टोटल 12.5 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर लोकेटेड है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, देखो सबसे पहले पैरेलल लाइट की रे आएगी, तो वो तो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये आगे तो जाके कहीं पर मीट करेंगे नहीं, तो इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा।
पीछे जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, पीछे जब इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जाकर कभी ये लाइट की रेज मीट करेंगी, ठीक है। एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मीट करेंगी। तो यहाँ पर बनेगी इमेज, यहाँ इमेज बनेगी। अब देखो लाइट की रेज एक्चुअली तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है। कैसी साइज क्या है इमेज का, इनलार्ज्ड इमेज बनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज तो इतना है एंड इमेज का साइज इतना है, तो इनलार्ज्ड इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। एंड पोजीशन क्या है इमेज की, बियॉन्ड 2f1, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f1 है, इसके पीछे बनी है। कितने पीछे, 50 सेंटीमीटर, ये जो लेंस के 50 सेंटीमीटर पीछे बनी है, यहाँ पर ये बनी है, आगे बनी है एक टाइप से, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। ये रे डायग्राम रफ है, मैंने तो वैसे ही बनाया, आपको फेयर बनाना होगा पूरी लेबलिंग के साथ, एरोज के साथ, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, हमारा ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये सोल्यूशन गलत है, सो प्लीज डोंट पे अटेंशन टू दिस, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो हमने तीनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए। अब हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको केस दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये नियर अबाउट 3-4 मार्क्स के ही होते हैं, ओके। So first question is analyze the following observation table showing variation of image distance v with object distance u in case of a convex lens and answer the questions that follow without doing any calculations। तो ये आपको observations given है एक convex lens के object distance and image distance के बारे में, उसकी variation की observation given है, ठीक है। object distance में and image distance में variation हो रहा है, तो उसकी ये पूरी table given है in case of convex lens। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो अब इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हमें आंसर करना है, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बतानी है इस टेबल को देख के। अब इस टेबल को देख के हम फोकल लेंथ कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60 है, सेंटीमीटर में है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो -60 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस है +15 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस +20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर थर्ड केस में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम है एंड इमेज डिस्टेंस भी सेम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, लेकिन कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। इसीलिए यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एंड इमेज डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो ये इक्वल है, ठीक है। वाई इट इज इक्वल, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेंस के सामने रखा है एंड जो इमेज डिस्टेंस है वो प्लस में है, बिकॉज इमेज दूसरी साइड बनी है, लेकिन ये दोनों है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब इससे हम फोकल लेंथ कैसे पता करें, हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है हमारी फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर का आधा हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितनी है, +10 सेंटीमीटर। सिंपल कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वैसे भी पॉजिटिव में होती है, तो +10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पर इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही होता है फोकल लेंथ, तो 20 का आधा हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर +10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, फ्रॉम सीरियल नंबर 3, ये थर्ड केस था ना यहाँ पर, ये वाला, इससे हमें देख के पता चला है। So from serial number 3 we can say that the radius of curvature of the lens is 20 centimeter, because when an object is placed at the center of curvature of a convex lens, its image is formed on the other side of the lens at the same distance from the lens, and we also know that focal length is half of the radius of the curvature, so thus the focal length of the lens is +10 सेंटीमीटर। सिंपल, टेबल से देख के हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस नॉट करेक्ट, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन। तो यहाँ पर इस टेबल में किसी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो सही नहीं है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस सही नहीं है, एंड इसका हमें रीजन भी देना है। तो देखो ये यहाँ तक तो हमने देखा, यहाँ तक तो सही था कि -20 सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, ठीक है।
देन जो ऑब्जेक्ट है वो -15, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -15 सेंटीमीटर है एंड इमेज डिस्टेंस +30 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -12 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस है +60 सेंटीमीटर, ये भी सही है बिकॉज अभी तक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फोकल लेंथ मतलब फोकस से पीछे ही है, मतलब फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, बिकॉज फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, बिकॉज फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर दूर लोकेटेड है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -9 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से इधर है, मतलब फोकस और पोल के बीच में है। तो ये हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है तब इमेज उसकी कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इमेज लेंस के उसी साइड पर बनती है ना। ये कन्वेक्स लेंस का 6th केस है जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, एंड इमेज कहाँ पर बनती है, बियॉन्ड 2f1, मतलब जो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके पीछे बनती है, लेंस के सेम साइड बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो केस देखा था, जो रे डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, वो इसी केस का था। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो -9 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन इमेज डिस्टेंस कितना है, +90 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस प्लस हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो इमेज बन रही है वो लेंस के सेम साइड पर बन रही है जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होना चाहिए था ना, बिकॉज इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड ही तो बन रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इस केस में इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये जो सीरियल नंबर 6 है इसमें जो इमेज डिस्टेंस है वो रॉन्ग है, ये माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, सीरियल नंबर 6 इज नॉट करेक्ट एज फॉर द ऑब्जर्वेशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बिटवीन फोकस, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस एंड पोल के बीच में है। एंड फॉर सच केसेस द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, बट इन दिस केस अ रियल इमेज इज फॉर्मिंग एज द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की ही साइड है, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर इमेज है, तो जो इमेज डिस्टेंस था वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए ये जो सीरियल नंबर 6 है ये गलत है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। तो ऐसे कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें एक कनकेव मिरर में, यहाँ पर कनकेव मिरर की बात हो रही है कि कैसी इमेज बने, रियल बने, इन्वर्टेड बने एंड सेम साइज बने। बहुत इजी है, सेम साइज सुनते ही आपके दिमाग में सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो सेम साइज की इमेज बनती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिना सोचे समझे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज इन्फिनिटी। एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, क्यों, देखो जैसे जो प्लेन मिरर होता है वो फ्लैट होता है, तो जब उस पर पैरेलल लाइट की रेज पड़ती हैं तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जब पैरेलल लाइट की रेज पड़ती है तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो तो कभी आगे मीट करेंगी ही नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी पर जाके मीट करेंगी, तो जो इसीलिए जो प्लेन मिरर का फोकस होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में देख चुके हैं कि जब पैरेलल लाइट की रेज आती हैं तो वो फोकस पर जाकर मीट कर देती हैं, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता, जब पैरेलल लाइट की रेज आती हैं तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एंड पैरेलल रेज कभी मीट तो करती नहीं है, तो इन्फिनिटी हो गया, इसलिए जो फोकस है वो भी इन्फिनिटी माना जाता है प्लेन मिरर का। सो द फोकस ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। The focal length of a plane mirror is infinity as the image can be formed at infinite distance inside the mirror। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी लोकेटेड है तब भी उसकी इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। तो ये हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन था रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ये आपको केस गिवन है एंड देन फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस फॉर द कन्वेक्स मिरर इज द पैसेंजर साइड मिरर ऑन योर कार। कन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो ऑफन फाउंड इन द हॉलवे ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल, स्टोर्स एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर ये कन्वेक्स मिरर्स के बारे में बताया। अब कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सिंपल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम फोकस से दूर करते जाते हैं कन्वेक्स मिरर के, तो इमेज की साइज पर क्या फर्क पड़ेगा,
इमेज की साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाते हैं फ्रॉम द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो जो इमेज है वो फोकस के पास जाती है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं फोकस से, वैसे वैसे जो इमेज है वो फोकस के पास खिसकती जाती है। एंड जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पहुंचता है तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, फोकस पर बन जाती है। एंड जैसे जैसे इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होती है ना, तो इमेज का साइज डिक्रीज होता जाता है। कन्वेक्स मिरर के जो आपने रे डायग्राम्स पढ़े उसमें आपने देखा होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होता है, कहीं पर भी लोकेटेड होता है, तो इमेज कहाँ पर बनती है, उसकी फोकस एंड पोल के बीच में बनती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर आ जाता है तब इमेज कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है वैसे वैसे जो इमेज है वो फोकस की तरफ जा रही है, एंड जो इमेज का साइज है वो कम होता जा रहा है, डिमिनिश्ड होता जा रहा है। ठीक है, फोकस पर बिल्कुल पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। ठीक है, यही आंसर लिखा है। एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द फोकस द इमेज मूव्स क्लोजर टू द फोकस टिल इट बिकम्स अ पॉइंट साइज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज डिक्रीजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द फोकस, एंड जो इमेज का साइज है वो कम होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है फोकस से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले भी आया था कि कन्वेक्स मिरर क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है, तो 1 से कम बनती है मैग्निफिकेशन। एंड कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो एज द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन +1। +1 से हमेशा कम होती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब हाइट ऑफ इमेज छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से, तो जो 1 की वैल्यू आएगी वो 1 से कम, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो 1 से कम आती है। ठीक है, and since height of image is less than height of the object, magnification is less than +1। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 2.5, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। ये आपको ध्यान रखना है, कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें क्या बता दिया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें बता दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें बता दी। तो h डैश कितना है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर। एंड हमें क्या बताया है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दिया 50 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो -50 सेंटीमीटर। ठीक है, -50 सेंटीमीटर। एंड हमें फोकल लेंथ भी बता दी है, फोकल लेंथ कितनी बता दी हमें, 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, सो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे की बातें कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। हमें चाहिए v की वैल्यू, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कर देंगे वैल्यूज़ को पुट, तो ये आ जाएगा f की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 15 माइनस u की वैल्यू है -50, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 का एलसीएम कितना होता है, इट इज़ 150। ठीक है, इसका एलसीएम होता है 150, तो ये हो जाएगा 10 + 3, तो 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 10 + 3 कितना होता है, 13 होता है। 13/150 ये हमारे पास आ गई 1/v की वैल्यू। हमें v की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 13। 150 डिवाइडेड बाय 13 कितना होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया 11.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो कहाँ पर है, वो कन्वेक्स मिरर के 11.5 सेंटीमीटर पीछे है। देखो कन्वेक्स मिरर होता है कैसा, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज मिरर के पीछे बनी है, तभी जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में आया है। तो इमेज कहाँ बनी है, मिरर के पीछे बनी है 11.5 सेंटीमीटर पीछे। तो जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, यहीं से हमें पता चल रहा है। लेकिन हम पहले मैग्निफिकेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे तभी हम नेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने इमेज डिस्टेंस निकाला, पोजीशन ऑफ द इमेज हमने निकाल ली। अब हम नेचर निकालेंगे, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन एंड ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लो,
नाउ लेट्स कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारे पास 11.5 सेंटीमीटर। अब देखो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला होते हैं, मैग्निफिकेशन के कितने, दो फॉर्मूला होते हैं। एक होता है हाइट वाला h डैश बाय h एंड एक होता है h बाय h डैश, ये होता है h बाय h डैश, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ठीक है, ये दो फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इस m को ना लें एंड इन दोनों को सिर्फ इक्वेट कर दें तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से सॉल्व करके पता कर सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज ऑल्सो, ठीक है। तो हम सिर्फ इतने ही पार्ट को रखेंगे, h बाय h डैश इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। h क्या है, देखो h है हाइट ऑफ द इमेज एंड h डैश है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें पता नहीं है, एज इट इज रहने देते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v कितनी है, v की वैल्यू है 11.5, तो माइनस v मतलब माइनस 11.5 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है -50, ठीक है, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये 2.5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 0.57 सेंटीमीटर, ठीक है। h क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट हमारे पास कितनी आई है 0.57 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2.5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 0.57 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल रहा है कि इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। तो कैसी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, एंड कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती भी है। अब यहाँ पर हाइट की जो आई हमारे पास वो पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है इसका क्या मतलब है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है। जब इमेज की हाइट नेगेटिव में होती है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, एंड जब पॉजिटिव में है तब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है, डिमिनिश्ड इमेज बनी है, यहीं से हमें नेचर ऑफ द इमेज भी पता चल गया, पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये क्वेश्चन था, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। Okay, so this was the last question of our total 15 questions. We have completed all the 15 questions. हमने सारे 15 questions अच्छे से solve कर लिए हैं। I hope you found these all questions helpful. अगर आपको ये video helpful लगा then share it with your friends. That's all for this video. Thank you so much.